वेलकम सभी को जेपीसी मेंस मिशन जेपीसी मेंस 2024 में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नए क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे और जो कि ये क्वेश्चन जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारे मेरे संभावित प्रश्न में तो नहीं है, लेकिन उससे संबंधित प्रश्न है। और चूँकि मैं पॉपुलेशन से एक दो क्वेश्चन जरूर करना चाह रहा था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस प्रश्न को उत्तर देखने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस या हम लोग कंटेंट का डिस्कशन कर रहे हैं उसमें से जो कंटेंट है वो थोड़ी अधिक है, तो कोशिश करना है कि आपको कैसे अपने जो टाइम स्लॉट दिया है वो उसमें अधिक से अधिक कैसे इतने कंटेंट को आप डाल सकते हैं, कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपको कोशिश करना होगा। अन्यथा अगर देखिएगा तो मैंने जो लिखा है, मैं जो बता रहा हूँ उसको भी अगर आपको याद रहेगा और अगर आपको अच्छी तरह से याद रहेगा और आपकी लिखने की स्पीड अच्छी रहेगी तो मोर और लेस आप मोर और लेस इसको आप कर सकते हैं। बहुत अधिक नहीं है, मैंने कोशिश किया है कि कम से कम चीज़ों को समय पर अधिक से अधिक चीज़ों को डालने का प्रयास किया है। इतना तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो चलिए आज जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं वह है भारत की जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। क्या भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है? भारत की बढ़ती जनसंख्या देश के पर्यावरण को किस तरह प्रदूषित कर रही है? ध्यान दीजिए, प्रश्न है भारत की जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। क्या भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है? भारत की बढ़ती जनसंख्या देश के पर्यावरण को किस तरह प्रदूषित कर रही है? इसके बारे में हमको देखना है। तो अगर हम लोग इस प्रश्न का उत्तर को देखना चाहते हैं, अगर हम उसको लिखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि इस प्रश्न में हमको क्या क्या इंक्लूड करना है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उसको देखिए, आप लोगों को क्या क्या इसमें इंक्लूड करना है, क्या क्या इसमें शामिल करना है, उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको याद इंट्रोडक्शन या भूमिका से स्टार्ट करनी होगी और उसमें आपको बताना होगा कि मानव संसाधन एवं जनसंख्या क्या है, कैसे ये कहाँ से आया, क्या शब्द है, यानी इसकी थोड़ी अवधारणाओं के बारे में संक्षेप में वर्णन करना होगा। फिर जनसंख्या का महत्व बताना है। फिर भारतीय जनसंख्या का आंकड़ा आपको प्रस्तुत करना है। भारतीय जनसंख्या की विशेषता जो कि हमको लिखना है, इस पर हम लोग को विशेष फोकस करना है। उसके बाद हमको एक एनालिसिस करनी है कि क्या भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, क्या भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसको हमको बताना है। उसके बाद हमको बताना है जनसंख्या के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण अगर है तो वो कैसे हो रहा है, यानी ये वाला जो सेकेंड पार्ट है इसका हमको लिखने का प्रयास करना है। और लास्ट में हम लोग इसको निष्कर्ष के साथ इस प्रश्न का आंसर को एंड करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स को आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, मतलब ये इतना चीज़ इंक्लूड करना है, आपको ये बात समझ में अच्छी तरह से आना चाहिए और इसके बाद हमको लिखने का प्रयास करना है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए इसके आंसर्स को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है यहां जो है, देखिए यहां ये चीज जो लिखा हुआ है मानव संसाधन एवं जनसंख्या, तो देखिए इसको मैं आपको बता रहा हूं यहां आपको क्या क्या चीजें लिखनी होगी। ओके, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको हल्का दो लाइन में संसाधन के बारे बताना है और संसाधन के प्रकार में से एक प्रकार मानव संसाधन है, इसकी आपको चर्चा करनी होगी। और हम लोग सामान्य शब्दों में मानव संसाधन बोलते हैं तो उसी का तात्पर्य क्या है, जनसंख्या से लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां जो ये पोर्शन है मानव संसाधन एवं जनसंख्या, इसके बारे में ज्यादा नहीं, आपको 2 से 3 4 लाइन में आपको समाप्त कर देना है। जो लास्ट क्लास में हम लोग संसाधन के बारे में देखे थे, संसाधन का एक लाइन में डेफिनेशन, उसके बाद संसाधन के कई प्रकार हैं। सामान्यतः हम लोग निम्न प्रकार से बांटते हैं: मानव संसाधन, जल संसाधन, वन संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद ऊर्जा संसाधन, परिवहन संसाधन। लेकिन मानव संसाधन इन संसाधनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संसाधनों या उपलब्ध पर्यावरण में जो भी सामग्री उपलब्ध है उसको अगर कोई गतिमान प्रदान करता है, गतिशील बनाता है, तो वो होता है मानव संसाधन या जनसंख्या।
तो ये आपको ये दोनों चीज उतने ही सेंटेंस में क्लियर हो गया होगा। इतना आपको लिखने के बाद भारत की जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को आपको बताना है, और वो है जनसंख्या संबंधी आंकड़ा जो है वो आपको लिखना है। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार देख लीजिए, इसका तात्पर्य भारत में किसी जनगणना वर्ष में सभी स्त्री पुरुष महिलाओं की कुल संख्या से लगाया जाता है। इसे कई तरह के विभाजन करके देखा जा सकता है, यानी किसी भी जनगणना वर्ष में उपलब्ध स्त्री और महिलाओं की स्त्री पुरुष यहाँ इंक्लूड हो चुका है, स्त्री पुरुष और यहाँ जो बच्चों कर सकते हैं, बच्चों वृद्ध की कुल संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। ओके, तो देखिए भारत की जनसंख्या 2011 में किस तरह से थी उसको आपको ये चार्ट से बना देना है। पुरुष की जनसंख्या थी, देख लीजिए कितना है, महिला की जनसंख्या कितना है, टोटल जनसंख्या कितना है, ग्रामीण जनसंख्या कितना है, शहरी जनसंख्या कितना है और टोटल कितना है। तो देख लीजिए कुल जनसंख्या में 68.85% ग्रामीण जनसंख्या है और शहरी जनसंख्या 31.15% है। उसी तरह से कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या कितना है और महिला की जनसंख्या कितना है ये भी लिख दीजिएगा। इस तरह से हम लोग ऊपर की तालिका से देखते हैं कि भारत की जनसंख्या 2011 में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ लगभग है। ये तालिका तो आपको बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद आप इसको भी बना दीजिएगा, ये तालिका जो है इसको बना दीजिएगा। तो देखिए जनगणना वर्ष 1901 से लेके 2011 तक भारत की जनसंख्या किस तरह से परिवर्तन हुई है, दशकीय जनसंख्या दर में क्या बदलाव आया है, और इसी तरह से देखिए वार्षिक वृद्धि दर में भी क्या क्या चेंजेज आया है। प्रत्येक बार आपको इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा, इतने आंकड़े याद नहीं कर सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा कम से कम किसको किसको इंक्लूड करना है वो एकदम ध्यान दीजिए। एटलीस्ट आपको 1901, 1951, 1991, 2001 और 2011 इतना सा आंकड़ा आपको देना ही होगा, इतना आंकड़ा आपको देना ही होगा। यानी 1951, 2001, 2011 और 1991, तो ये इतने सारे आंकड़े आपको लिखना होगा। कम से कम इतना आप बता दीजिएगा, उसमें वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कैसी है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, ये आपको प्रस्तुत कर देना है। तो अगर आप ये प्रस्तुत कर देते हैं तो मित्रों देख लीजिए कहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं आंसर को, हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। यानी मानव संसाधन एवं जनसंख्या, जनसंख्या का महत्व या मानव संसाधन का महत्व 2 लाइन में लिखना है, मैंने बताया था 2 सेंटेंस में लिखना है। उसके बाद आपको जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को आपने प्रस्तुत कर दिया। अब हम लोग आते हैं भारत की जनसंख्या की विशेषताएं। भारत की जनसंख्या की विशेषताएं, अब देखिए भारत की जनसंख्या की जब भी विशेषताएं आएंगे तो हम लोग देखिए जनसंख्या की संरचना का अध्ययन अनेक आधारों पर किया जाता है, जैसे लिंग, आयु, व्यावसायिक वितरण, धर्म, शिक्षा, ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या आदि। ओके, हम लोग अब भारत की जनसंख्या को अलग अलग कंपोनेंट्स में बांट करके हम अलग अलग तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से सबसे पहले आपको ये चीज लिख देना है कि लिंगानुपात, आयु संरचना, इस तरह से हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, तो ये चीज आपको बताना है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग आते हैं लिंगानुपात। तो देखिए लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है ये आपको जरूर बताइए। लिंगानुपात से तात्पर्य प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से है। 2011 में भारत का लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना था, 943 था, 943 है, सो नोट था, 943 है। अगर देखा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले अगर राज्यों का प्रतिशत देखा जाए तो उनका क्या लिंगानुपात है, तो केरल का है 1084, ध्यान दीजिएगा 1084, 1024 है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ। तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993 और छत्तीसगढ़ 991 और उड़ीसा 979। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में लिंगानुपात कितना है 2011 में 919 प्रति 1000 पुरुषों की संख्या। अब हम लोग आते हैं आयु संरचना। आयु संरचना एज कंपोजिशन। पारंपरिक रूप में देश की जनसंख्या को प्रत्येक संसाधनों पर एक दायित्व समझा जाता है, परंतु यदि एक और दृष्टि से विचार किया जाए तो जनसंख्या एक परिसंपत्ति है। कैसे देखिए,
जनसंख्या का अध्ययन करते समय साधारणतः जनसंख्या को 3 आयु वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, बाल जनसंख्या, उत्पादक आयु वर्ग और वृद्ध व्यक्ति। तो 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या को बाल जनसंख्या, 15 से 65 वर्ष की आयु की जनसंख्या को उत्पादक आयु वर्ग या कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, और 65 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग वाले को क्या कहते हैं? वृद्ध व्यक्ति कहते हैं। या तो आप इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, कार्यशील जनसंख्या और अकार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या 15 वर्ष से 65 वर्ष की उम्र वाले की जनसंख्या और उनकी संख्या, और अकार्यशील जनसंख्या 15 वर्ष से कम आयु वाले की संख्या और 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले का संख्या को अगर हम लोग कहेंगे तो अकार्यशील जनसंख्या कहेंगे। तो बाल जनसंख्या और वृद्ध व्यक्ति दोनों ही अपने पालन पोषण और गुजारे के लिए किस पर निर्भर करते हैं? कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर करते हैं। तो देख लीजिए आयु संरचना के हिसाब से अगर देखिएगा तो हमारी आयु संरचना के हिसाब से देख लीजिएगा 2001 में क्या था, 2011 में क्या है, 2021 में क्या है। 15 वर्ष से कम अगर आयु वाले की संख्या की बात करें पूरे देश में तो 2001 में 35.5% थे, 2011 में 32.1% और 2021 में 25.1%। यानी कहीं न कहीं जनसंख्या में वृद्धि में दर में कमी आई है। उसके बाद देखिए 15 से 65 वर्ष की बात करेंगे तो 60% के लगभग थे 2001 में, 62.9% हो गए 2011 में, और 2021 में क्या हो गया? 67.8%। 65 वर्ष से अधिक की बात करेंगे तो 4.4% थे, 2011 में 5% और 2021 में 7.1%। तो देखिएगा कार्यशील जनसंख्या की जो संख्या है वो लगातार बढ़ी है, कार्यशील जनसंख्या की संख्या बढ़ रही है। आगे हम लोग आते हैं जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण। जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण, तो जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण से तात्पर्य क्या है देख लीजिएगा। जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण के आधार पर किसी देश की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सकता है। किसी देश की कार्यशील जनसंख्या का उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं में लगा होना जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण कहलाता है। किसी देश की जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। आपको पता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, वन और मत्स्य पालन, द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण उद्योग, लघु कुटीर उद्योग और खनिज व्यवसाय, तृतीय क्षेत्र यातायात, बैंकिंग, बीमा, वित्त आदि। तो जितने भी उद्योग हैं वो सामान्यतः सेकेंडरी सेक्टर में रखे जाते हैं। कृषि और प्रकृति आधारित जितने भी व्यवसाय हैं उनको प्राथमिक क्षेत्र में, और जितने भी सेवा प्रोवाइडर अगर क्षेत्र हैं तो उन्हें हम लोग तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। तो उनका देखिए जीबीए में क्या योगदान है देख लीजिएगा। कुल उत्पाद में क्या योगदान है देखिए 10.5%, सेकेंडरी सेक्टर का 53.9%, टर्सरी सेक्टर का 35.6% और अगर देखा जाए तो टोटल 100%। उसी तरह से जीबीए ग्रोस वैल्यू एडेड में प्राइमरी सेक्टर का योगदान देखिए 17.6%, सेकेंडरी सेक्टर का 29.7% और टर्सरी सेक्टर का 52.7%। ये आंकड़ा कहीं मिलता है और ये आंकड़ा कहीं मिलता है, बट ये आंकड़ा ज़्यादा ऑथेंटिक है, इसको ध्यान देना है। जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कोई भी व्यक्ति जन्म के समय उसके अनुमान लगाया जाता है कि वो कितनी मैक्सिमम ईयर्स तक जीवित रह सकता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, प्रत्याशित आयु से तात्पर्य जीवित रहने की आयु से है, अर्थात कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके कितनी वर्ष तक जीवित रहने की प्रत्याशा बनी रहती है। यदि मृत्यु दर अधिक है तथा कम आयु पर मृत्यु हो जाती है तो जीवन प्रत्याशा कम होगी। ओके, तो देखिए 2001-3 में क्या स्थिति था और अभी हमारा जीवन प्रत्याशा क्या है उसको देख लीजिए। ओके, तो अगर अभी देखा जाए तो जीवन प्रत्याशा क्या हो गई है 2020 में, अगर देखा जाए 2020 की अगर हम बात करेंगे तो जीवन प्रत्याशा हमारा हो गया है 69.5 वर्ष। ओके, तो यह आंकड़ा आपके समक्ष है, इस आंकड़ा को आप लिखने का प्रयास कीजिए। साक्षरता के आधार पर जनसंख्या की संरचना। जनसंख्या के संबंध में जिन आधारों पर सूचना एकत्र की जाती है उसमें साक्षरता सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी देश में वहां की कुशल एवं साक्षर मानवीय शक्ति अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। साक्षरता और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में धनात्मक संबंध पाया जाता है। यानी अगर साक्षरता या शिक्षा का विकास किसी देश में होता है तो वहां आर्थिक विकास की गति पाई जाती है। तो अगर देखिएगा 2011 में अगर हम लोग साक्षरता की बात करेंगे तो स्थिति देख लीजिए किस तरह से है। यह आंकड़ा 73, 80.9 और 64.6 है, लेकिन आपको कहीं कहीं आपको यह मिलता है 74%, 82.10% और 65.46%। मतलब सेंसस 2011 में जाइएगा तो ये आंकड़ा दिखाई पड़ता है। तो भारत में साक्षरता दर कितना है 74% है, पुरुष साक्षरता दर 82.10% है और महिला साक्षरता 65.46% है। ओके,
ध्यान देना है कि 1981 से पूर्व जनगणना में साक्षर व्यक्तियों की गणना करने के लिए 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को लिया जाता था, लेकिन 1981 के बाद से अब हम लोग अगर साक्षरता की गणना करते हैं तो 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जनसंख्या को शामिल करते हैं। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? केरल में 94%। ओके, और अगर देखा जाए सबसे कम साक्षरता कहाँ है तो वो कहाँ है? बिहार में। ओके, सबसे कम साक्षरता कहाँ है? बिहार में, ओनली 61.8%। ये सभी आंकड़ा जो आपको दिया गया है सेंसस 2011 से लिया गया है। अब हम लोग आते हैं धर्म के आधार पर जनसंख्या। धर्म के आधार पर अगर जनसंख्या को देखा जाए तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए भारत में विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोगों का निवास स्थान पाया जाता है। भारत में विविध धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसीलिए यहाँ विभिन्न धर्मावलंबियों की संख्या पाई जाती है। ओके, अब देखिए इसमें अगर आप लोग इस तालिका को देखने के पश्चात आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऊपर की तालिका से स्पष्ट है, ऊपर की तालिका से स्पष्ट है। ध्यान दीजिएगा, सभी चीज लिखा हुआ नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं उसको भी ध्यान दीजिएगा। यहां आपके सामने अगर देखा जाए तो हिंदू की जनसंख्या 2001 में 82.76 करोड़ थी, 2011 में कितना हो गया? 96.63 करोड़ हो गया। अगर कुल जनसंख्या में अगर हिंदू धर्म की संख्या की बात करें तो उनकी जनसंख्या की बात करें तो 2001 में 80.5% था, जो कि 2011 में 79.8% हो गया। ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, 79.8% हो गया। अगर आप देखेंगे जनसंख्या में उनकी कुल जनसंख्या में उनका परसेंटेज जो घटा है, लेकिन ओवरऑल संख्या की बात करें तो देखिए 82.76 करोड़ से 96.63 करोड़ हुआ है, यानी 16.76% की वृद्धि हुई है उनकी जनसंख्या में। तो ये आंकड़ा को आप लोग एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो यहां हम लोग क्या देखते हैं, 2011 में हिंदू की जनसंख्या 96.63 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 79.8% है, और इसमें से 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। यानी परसेंटेज की बात करें तो उसमें 0.7% की गिरावट हुई है कुल जनसंख्या में हिंदू की संख्या। लेकिन हालांकि अगर ओवरऑल उनकी मात्रात्मक की बात करें तो जनसंख्या में 16.76% की हिंदू जनसंख्या की वृद्धि हुई है। ओके, ये चीज को आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, तो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं 1901 में कैसी थी ग्रामीण और शहरी की जनसंख्या, कुल जनसंख्या में क्या परसेंटेज है, और आज के डेट में देखिएगा 68.8% ग्रामीण जनसंख्या 2011 में पाई जाती है, जबकि शहरी जनसंख्या 31.2% है। ओके, तो देख रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं शहरों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और ग्रामीण जनसंख्या की परसेंटेज जो है वो घट रही है। इसके पीछे रीजन है कि नवीन औद्योगिकरण हुआ है और इसके कारण शहरीकरण का अनुपात पहले से अधिक बढ़ा है। ओके, नाउ हम लोग आते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि इनके सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सके। इन कार्यक्रमों के समुचित प्रगति हेतु उनकी जनसंख्या और इनकी जनांकिकीय प्रवृत्तियों को जानना और इसका अध्ययन आवश्यक है। इसीलिए अनुसूचित जाति और जनजातियों की जनसंख्या भी आज के डेट में किया जा रहा है, जिसे हम लोग सामाजिक जनगणना भी कहते हैं। अभी जो हम लोग देखते हैं सामाजिक जनगणना किया जा रहा है। अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम तालिका को देखते हैं, तालिका तो ऐसे यहाँ कम है, लेकिन अगर 2011 की बात करें तो 2011 में मैं बता दे रहा हूं अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो है आपका टोटल, अगर देखा जाए अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, सॉरी एससी की जनसंख्या अगर बात करें सबसे पहले तो भारत की एससी जनसंख्या है 'देखिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ भारत की जनसंख्या 2011 में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20137 देख लीजिए, यानी कुल जनसंख्या कितनी है? $13,78,372 हमारा एससी जनसंख्या है। अगर आप इसका परसेंटेज की बात करें तो
20.14 करोड़ है। और इसकी परसेंटेज की बात करें तो 16.63% है अनुसूचित जाति की जनसंख्या। सर्वाधिक अगर अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या कहां है? जनसंख्या एससी जनसंख्या सर्वाधिक कहां है? यूपी में। ओके, सर्वाधिक यूपी में है और सबसे कम एससी जनसंख्या कहां है? मिजोरम। ओके, मिजोरम। अब हम लोग आते हैं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की बात करें, एसटी पॉपुलेशन की बात करें तो उनकी जनसंख्या है, एसटी जनसंख्या जो है 2011 की अगर बात करें तो एसटी जनसंख्या है 1045716 यानी 10.45 करोड़, 10.45 करोड़ है। और अगर परसेंटेज की बात करें तो 8.16% एसटी जनसंख्या भारत में पाई जाती है। सर्वाधिक अगर की बात करें, सर्वाधिक अगर बात करें कहां है तो वो है मध्य प्रदेश। और सबसे कम अगर बात करें न्यूनतम तो वो है आपको दमन एवं द्वीप में। ओके, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सबसे कम अगर है तो वो है दमन एवं द्वीप में। ओके, ये आपको देख लीजिए मध्य प्रदेश में लगभग 1.53 करोड़ है, जबकि दमन एवं द्वीप में केवल 15,363 है। तो ये देखिए एसटी जनसंख्या, इतना आपको बता देना है। ये जब आप कंप्लीट कर देंगे तो हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। जब आप लोग देखेंगे तो ये वाला पोर्शन जो हम लोग अभी देख रहे थे, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, भारतीय जनसंख्या की विशेषता तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब देखना है कि क्या भारत की जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है। तब आपको जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखना होगा। भारत की जनसंख्या के इन आंकड़ों को देखने के पश्चात ये जो आंकड़ा है, इस आंकड़ा को आप बनाइएगा, इस टेबल को बनाइएगा। और हम बताए थे कम से कम 1901, 1951, 1991, 2001, 2021 को लिखिएगा। और आंकड़ों को बताने के बाद इसकी प्रवृत्ति को बात करेंगे हम लोग। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि को विभिन्न जनगणना वर्षों को देखने के पश्चात हम उनकी जनगणना वृद्धि की प्रवृत्ति को 3 तरीके से बांट सकते हैं: सामान्य वृद्धि दर, मध्यम वृद्धि दर वाला वर्ष और तीव्र वृद्धि दर वाला वर्ष। ध्यान दीजिएगा, 1891 से 1921 तक की जो है आपको देख लीजिएगा, इसको हम लोग सामान्य वृद्धि दर मानते हैं। और उस समय बर्थ रेट कितना था? 48 या 49 प्रति 1000, जबकि डेथ रेट था 48 या 49 प्रति 1000, यानी बर्थ रेट और मृत्यु दर समान थी। वही मध्यम वृद्धि दर की बात करेंगे तो बर्थ रेट था 40 पर 1000 पॉपुलेशन, और जबकि मृत्यु दर थी 27.4 प्रति 1000। तीव्र वृद्धि दर की बात करें तो 1951 से 1991 के बीच की अगर बात करें तो काफ़ी तेजी से जनसंख्या बढ़ी है। हालांकि 1991 से लेकर 2011 के बीच की बात करें तो इसमें जनसंख्या में घटती वृद्धि दर दिखाई पड़ी है। यानी वृद्धि तो है बट वो घटती दर से बढ़ रही है। इस ड्यूरेशन में अगर 1991 के आसपास की बात करें, 2011 की बात करें तो हमारा जन्म दर 30.5 प्रति 1000 जनसंख्या है, जबकि मृत्यु दर 10.2 प्रति 1000 जनसंख्या है। और अगर वर्तमान समय में बात करेंगे, आज के डेट में यानी 2023 के 24 की बात करेंगे तो जन्म दर है 17.7 प्रति 1000 और मृत्यु दर है 7 प्रति 1000 जनसंख्या। तो देख लीजिए, ये जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को बताना पड़ेगा। और उसके बाद आपको बताना है कि भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर की बात करें तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार 7.70% है, जबकि वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। यानी अगर देखें तो भारत की जनसंख्या अभी भी तीव्र गति से बढ़ रही है, जो कि अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है। ओके, हालांकि यहां देखेंगे, हालांकि यह भी बताइएगा 1981 के बाद जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो घटती दर से बढ़ रही है। पहले यहां से लेके यहां तक जनसंख्या बढ़ती हुई दर से बढ़ती थी, अब घटती हुई दर से बढ़ रही है। हालांकि फिर भी यह जनसंख्या
पहले अन्य देशों की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस का जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो जनसंख्या कोष है, उसके अनुसार भारत को जुलाई 2023 में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बता दिया गया है और वो चीन को पछाड़ करके सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। हालांकि अभी हमारा जनगणना नहीं हुई है और हम इसको अभी जनगणना के अनुसार हमको इसको नहीं दिखा पाए, लेकिन एक अनुमान के अनुसार संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने भारत को सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बता दिया है। तो इससे यह साबित होता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बहुत अधिक है। तो हमारा जो एक प्रश्न था, क्या भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, तो हाँ, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि अन्य देशों की तुलना में और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जुलाई 2023 में बन चुका है। और भारत की जो जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%, ये भी विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर भी अभी बहुत अधिक है, 17.70% है। अब हम लोग बात करते हैं, क्या जनसंख्या जो बढ़ रही है इससे पोल्यूशन फैल रहा है, तो इसकी बारे हम लोग अब इसको वर्णन करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोग देखते हैं दूषित पदार्थों के कारण प्रकृति में जो समस्या उत्पन्न होती है उसे प्रदूषण कहते हैं। यहां आपको हेडिंग देना पड़ेगा, जनसंख्या एवं प्रदूषण। इसको हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। और जब पर्यावरण के सभी घटक तथा वायु, जल, मृदा आदि प्रदूषित होने लगते हैं तो वे पर्यावरण प्रदूषण की श्रेणी में आ जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण आज की सबसे बड़ी समस्या है। जलवायु परिवर्तन के कारण हरितगृह प्रभाव, वैश्विक ताप में वृद्धि, ओजोन परत का क्षय होना, अम्लीय वर्षा होना, भूस्खलन, मृदा का क्षरण आदि पर्यावरण प्रदूषण है। ओके, किसी देश के स्वच्छ पर्यावरण को प्रदूषित करने के कारण अनेक हैं। बड़े पैमाने के औद्योगिकरण, जनसंख्या में वृद्धि, नगरीकरण, गरीबी, कृषि की समानता, बढ़ते हुए ऊर्जा एवं परिवहन के उपयोग के कारण, बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों और भौतिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु पर्यावरण के खाद्यान्नों का तेजी से विदोहन हुआ है, जिसे देश में पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। यानी जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, तीव्र औद्योगिकरण, गरीबी को दूर करने के लिए, अत्यधिक कृषि जोत भूमि का प्रयोग करने के लिए, आवास के लिए भूमि का प्रयोग करने के लिए वनों को काटा जा रहा है, औद्योगिकरण के लिए काटा जा रहा है, अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए, परिवहन के लिए वनों को काटा जा रहा है। इसके कारण कहीं न कहीं पर्यावरणीय असंतुलन स्थिति आई है। जैसे वन विनाश, कृषि भूमि के विस्तार के लिए वनों का विनाश किया जा रहा है। 3 दशकों में वनों का क्षेत्रफल देखिए घटकर 2.3 लाख हेक्टेयर कम हो गया है। इसके अतिरिक्त वनों के विनाश के कारण ऊर्जा की प्राप्ति के लिए बांध परियोजनाओं का निर्माण, औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति, सड़क रेल आदि का निर्माण, इन सभी के कारण क्या हुआ है, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण और विकास के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्यावरण का क्षरण कर रहे हैं। कृषि उत्पाद और पर्यावरण, खाद्यान्नों में वृद्धि के लिए, यानी उपलब्ध जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और उस तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए हमको क्या करना है, कृषि उत्पादन में वृद्धि और उत्पादकता में वृद्धि लाना है। और इसके लिए हमने क्या किया, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग किया। और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये हम लोग ऑलरेडी हरित क्रांति में देख चुके हैं, वहां से भी आप डाटा को लाकर यहां लिख सकते हैं। ऊर्जा की पूर्ति, आप देख रहे हैं बढ़ती आबादी को विभिन्न ऊर्जा के साधन जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोलियम पदार्थों का बेईंधन होने से वायु प्रदूषित होता है। यह असर बड़े शहरों में साफ देखा जा रहा है। यानी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण मोटर वाहनों की संख्या बढ़ी है, ऊर्जा के विभिन्न संसाधनों का जो हम लोग अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं और इसका विदोहन अधिक होने से क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हुआ है। औद्योगिक आपूर्ति, उद्योगों के माल की आपूर्ति जनसंख्या के कारण बढ़ती जा रही है, इससे संसाधनों का विधन हुआ है, पर्यावरण प्रदूषित हुई है। आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से औद्योगिक विकास से हम लोग क्या देख रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण हो रही है। एक चीज देखिए, इसका कारण है बढ़ती जनसंख्या ही है। जनसंख्या की वृद्धि दर यदि 1.85% जारी रहे तो पर्यावरण प्रदूषित होता रहेगा। और अभी भारत का जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, 1.65% या 1.69%, जो भी है देख लीजिएगा वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर। और आप देख लीजिए अगर इसी दर से अगर बढ़ता रहे तो पर्यावरण प्रदूषित होता रहेगा। यानी जनसंख्या के वृद्धि दर को 1.5 से हमको कम करके क्या करना पड़ेगा, 1% या 0.80, यानी इसमें हमको कमी लाना पड़ेगा। बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण के कारण ग्रामीण लोगों का पलायन शहरों की ओर होता है और नगर में समस्या उत्पन्न हो जाता है, वहाँ रहने की समस्या हो जाती है। वहाँ देखिएगा नालियों में गंदगी आने से लगती, क्योंकि अधिकांश क्या लोग वहाँ जाते हैं और झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और उसके कारण कई वस्तु का प्रयोग करते हैं, उसके रैपर मैंने सामग्री का प्रयोग करने के कारण कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण होता है। इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हैं। वहाँ देखिएगा तालाबों को अब भर दिया जा रहा है, वहाँ आवास के लिए घर बनाया जा रहा है। तो समझिए कि ये क्या है, तालाब का कमी,
भूजल का जो संरक्षण हो रहा है, भूमिगत जल का संरक्षण में वृद्धि हो रही थी, वो भी सब कमी हो रही है। नालों का जाम होना, गंदगी बढ़ रही है, ये सभी कहीं ना कहीं क्या होती है, बढ़ती जनसंख्या के कारण ये पोल्यूशन होती है। भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों में व्यापक गरीबी व्याप्त करने के कारण रहन सहन का स्तर निम्न है। गरीबों को शहरों या गांव की गंदी बस्तियों में निवास करना पड़ता है जो दुर्गंधपूर्ण होते हैं। जानवर की वास भी वहीं रहता है। शौचालय की कमी के कारण खुले में शौच किया जाता है जिससे वायु प्रदूषित होती है। हालांकि वर्तमान समय में सरकार क्या कर रही है, ODF फ्री बनाने का प्रयास कर रही है, शौचालय का निर्माण करवा रही है। फिर भी अगर देखा जाए तो भारत के अधिकांश भागों में अभी भी खुले में शौच किया जाता है। तो इस तरह से गरीबी के कारण कहीं न कहीं जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण गरीबी हुई है, गरीबी के साथ बेरोजगारी हुई है, और बेरोजगारी होने के कारण इन तरह की समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण क्या होती है, पर्यावरण प्रदूषण हुई है। तो इस बात को स्वीकार करनी है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, तो सीधे शब्दों में कही, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, उपलब्ध जनसंख्या को खाद्यान्न की आपूर्ति और उनकी विभिन्न मांग और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें तीव्र औद्योगिकरण का सहारा लेना पड़ रहा है। नगरीकरण हो रही है, अवसंरचना सुविधाओं का विकास हो रहा है। इसके कारण कहीं न कहीं पर्यावरण का क्षरण हुआ है और पर्यावरण प्रदूषण हो रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण एक व्यापक समस्या है। पर्यावरण के 4 तत्व हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के कारण अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या का तेजी से वृद्धि होना है। नियंत्रित जन्म दर ही उपरोक्त सभी परेशानियों का निदान है। इसके लिए सामाजिक राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ धार्मिक भावना को भी नियमित करना होगा। कोई भी व्यवस्था मानव के ऊपर नहीं है। जब मानव ही स्वयं अव्यवस्थित और अस्त व्यस्त होगा तो विकास किस काम का। परिवार नियोजन की महत्ता को स्वीकार करना होगा। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए समाज की हर इकाई को हर स्तर पर कटिबद्ध होगा, तभी जीवन सुरक्षित रहेगा। इसके अलावे आप यहां लिख सकते हैं, भारत की जनसंख्या अगर 1901 से लेकर अगर 2011 की जनगणना की तक देखा जाए तो हम ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जनसंख्या जहां धीमी गति से बढ़ रही थी, बीच में तीव्र गति से बढ़ने लगी है, और अभी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जनसंख्या में घटती दर से वृद्धि हो रही है, और कहीं न कहीं जनसंख्या शिक्षा में बढ़ावा हुई है, इसका स्वास्थ्य सुविधा में सुधार हुआ है, और लोगों में चेतना आई है। और जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषण के कारण जिस तरह से अनेक आपदाएं आ रही है, कोरोना पैंडेमिक हो या आप समझ सकते हैं वैश्विक तापमान में वृद्धि हो, जलवायु परिवर्तन हो, इन सब के कारण लोगों में चेतना आई है, और वे कहीं न कहीं जनसंख्या हम दो हमारे दो के जो परिवार नियोजन का जो स्लोगन था, जो नारा था, उसको अपनाने को स्वीकार कर रहे हैं। और इसका परिणाम है कि जनसंख्या में वृद्धि में नियंत्रित हो रही है, और कहीं न कहीं जनसंख्या वृद्धि दर में नियंत्रण किया जा रहा है और नियंत्रित हो रही है। और इस तरह से आप निष्कर्ष को लेकर समाप्त करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको एक बहुत ही बैलेंस्ड आंसर बन जाएगा, और आपका जो है हम लोग जिस उद्देश्य से जिस आंसर को लिखना चाह रहे थे वो प्रश्न आसानी से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लीजिए हमने किस तरह से हमने कहाँ से स्टार्ट किया और किस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखना था, कहाँ पहुँचे, और लास्ट में निष्कर्ष से उसको एंड किए। तो आपको अगर इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, तो आपको इतने सारे चीज़ों को समाहित करना पड़ेगा। बीच बीच में मैं टेबल भी बताया हूं, और उस टेबल से संबंधित आंकड़ों को आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। यहाँ कोई ये नहीं है, भारत की कुल जनसंख्या की बात करें तो आपको ये चीज़ लिखना ही है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, ये सब जरूर लिखना है। ये सब तो आंकड़ा आपको देना ही है, ओके, ये सब चीज़ आंकड़ा आपको देना ही है। ये ऑलरेडी मैं आंकड़ा दे चुका हूं, इसीलिए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस प्रश्न को मुझे लग रहा है काफ़ी मैंने आपको आंकड़ा के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आप देखिए, इसको और बेटर बनाने का प्रयास कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि मेरा ही आंसर बेस्ट है, ये मैं कभी नहीं कहता हूं। और ऑलरेडी मैं बता रहा हूं कि एक परीक्षार्थी की तरह परीक्षा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, कोई एक्सपर्ट की तरह तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर एक्सपर्ट के साथ तैयारी करना है तो आपको स्किप कर जाना है, समय बर्बाद नहीं करना है, आपको देखकर समय बर्बाद नहीं करनी है, ओके। तो चलिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके पास समय कम है और भी क्वेश्चंस आपके समक्ष आएंगे। तो इसीलिए आप लोग इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से तैयार करके रखिए और इसको याद कर लीजिए। रीड, राइट एंड रिवाइज, ये 3 जो कंपोनेंट है, रीड, राइट एंड रिवाइज, रीड, राइट एंड रिवाइज रेगुलरली अगर नहीं करते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। बेटर होगा इसको RQ का नाम दे, R4 ना, R के पावर 4 अगर हम कहेंगे, रीड, राइट, रिवाइज रेगुलरली, तभी आप सक्सेस करेंगे JPSC मेंस में, ओके। तो चलिए अगले एक नए क्वेश्चंस के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें और अपने उद्देश्यों में सफल हों। इसी कामना के साथ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।